Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग रिवीजन कर रहे थे क्लास 12th की अकाउंट्स की। आज की क्लास में हम पहुंच चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर पर। बट इसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर बाद में आएगा डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर हम लोग साथ में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट दोनों के मिलते जुलते हैं। ठीक है, बहुत हद तक सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि देखो, पार्टनर रिटायर होए या उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए तो भी दोनों केस में फर्म के लिए लगभग सेम ही बात है कि पार्टनर फर्म से जा ही रहा होता है ना। इस वजह से हम दोनों चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को ध्यान साथ में ही देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा हो जाए प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने कंसेप्ट्स पर। रिटायरमेंट एंड डेथ में रेशियो कौन सी कैलकुलेट होती है? जैसे अगर पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, पहले इसका 50% था, इसका 30% था, सी का 20% शेयर था। परसेंटेज में ज्यादा इजीली समझते हैं लोग। अगर सी पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो ये 20% बच गया इन दोनों के लिए, है ना। ये इन दोनों के लिए बच गया तो ये क्या करेंगे? गेन करेंगे। इसलिए रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में कौन सी रेशियो इंपॉर्टेंट है निकालना? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कहने का मतलब ये उल्टा हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का हो गया न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए, इसके 3 छोटे छोटे केसेस बनते हैं कि गेनिंग रेशियो कैसे कैसे निकालने को आ सकती है। बहुत सिंपल से हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आपको यहां पर दिखाई देगा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:2:1। बी रिटायर्स, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये पहला केस है। पहले केस में क्या कहता है कि बस ए बी सी की रेशियो बता दी। ओल्ड क्या थी? 3:2:1। बी रिटायर हो जाता है, कहता है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालो। बी रिटायर हो रहा है लेकिन वो ये बताकर नहीं गया कि जो उसका शेयर है वो ए और सी किस रेशियो में ले, आधा आधा ले या पूरा किसी एक को दे के गया। वो उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया, बस वो रिटायर हो गया फर्म से। तो हम क्या करें? जो बी रिटायर हुआ उसके शेयर को ए और सी में किस रेशियो में दे? तो ऐसे केस में कहा जाता है कि आप वो जो ओल्ड रेशियो थी ए और सी के आपस में बीच में, ए और सी की रेशियो क्या थी? 3:1। जैसे ए बी सी की रेशियो थी 3:2:1, है ना। अब बी तो चला गया तो ए और सी का क्या था? और वैसे भी रेशियो क्या होता है? रिलेशनशिप होता है 2 फैक्टर्स के बीच में। रेशियो तो वैसे ही निकलती है। तो अगर खाली ए और सी की बात करें तो क्या थी? 3:1। तो जो बी छोड़ के गया उसको ए और सी अपने 3:1 में ही ले लेंगे क्योंकि वही बेस्ट लगता है। आधा आधा क्यों ले या पूरा एक किसी को क्यों दे? तो जिसमें वो पहले करते थे उस भाई पूरी फर्म में वो 3:1 करते थे और सी। अब वो छोड़ के गया बी, उस वाले को भी वो 3:1 में ही ले लेंगे। यही सेंस बेटर लगती है, इसी वजह से इसको फॉलो किया जाता है। तो 2/6 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड सी इन 3:1। गेन बाय ए को कितना मिलेगा? जैसे अगर 100 रुपए को आपको बांटना हो 3:1 में, आपने मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, 100 रुपीज को 3:1 में बांटो तो 100 × 3/4, 100 × 1/4 ऐसे ही करते थे ना। वैसे यहां पर क्या होगा? ए को कितना मिलेगा? अब 100 की जगह क्या बांटना है? 2/6। 100 तो इजीली बच जाएगा, 100 × 3/4, 100 × 1/4, क्योंकि वो एक फिगर है। यहां पर प्रपोर्शन है तो कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, 2/6 × 3/4, 2/6 × 1/4। ए ने गेन करा 6/24, सी ने गेन करा 2/24। दोनों के गेन मिल गए। अब गेनिंग रेशियो निकाल दो, क्या होगी? 6:2 मतलब 3:1। समझ में आई बात ये आप लोगों को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हो सकता है आपको ये लगे मैथ्स की तरह कि गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगी। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो प्लस गेन
ना कि गेनिंग रेशियो। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, गेन का पूरा अमाउंट आपको ऐड करना है उसके ओल्ड में, ना कि उसकी रेशियो ऐड करनी है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करें, मैं ये हटा देता हूं पहले। ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास 50 रुपए। ठीक है, ए और बी के पास 100 और 50 रुपए हैं। मैं ए और बी की आपको रेशियो निकालने को बोलूं तो आप कहोगे 2:1। ये बात ठीक है, 2:1 रेशियो आई। अब मतलब ए की कितनी आई? 2/3, बी की कितनी आई? 1/3। अब मैं कह दूं ए ने इसमें से 50 रुपए दे दिए या 10 रुपए दे दिए किसी को, तो ए ने अगर 10 रुपए किसी को दिए तो क्या आप वो 2/3 में से माइनस करोगे? वो तो नेगेटिव आ जाएगा। 2/3 तो उसके पास जो है उसका रेशियो है, उसके पास एक्चुअल में कितने? 100 रुपए। उसमें से 10 रुपए माइनस करोगे ना, उसकी रेशियो में से तो नहीं माइनस करोगे। भाई रेशियो क्या है? रेशियो तो दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन है, बस दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखा दिया वो रेशियो होती है, वरना रेशियो अपने आप में कुछ नहीं है। समझ में आई बात? तो मैंने आपको क्या कहा कि गेनिंग रेशियो, ये न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में ओल्ड कितना था प्लस उसने कितना एक्चुअल में गेन किया वो ऐड करेंगे ना। रेशियो तो दो चीजों के बीच में रिलेशन है, वो क्या ऐड करके मिलेगा? या इसमें जैसे ए के केस में कहूं 10 रुपए दिए नहीं, 10 रुपए मिल गए, तो अगर मैं 10 जो जैसे यहां ऐड कर रहे हैं, इसलिए मैंने अब चलो ऐड का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर यहां पर ऐड करें 10 रुपए तो क्या फिगर सही आएगी? बिल्कुल गलत आएगी, क्योंकि आने तो ए पे कितने चाहिए? 110 रुपए होने चाहिए, बट आप कुछ और ही निकाल दोगे इसमें। ठीक है, इसलिए ओल्ड रेशियो में हम क्या ऐड करते हैं? गेन, एक्चुअल में गेन कितना किया है, ना कि गेनिंग रेशियो। ठीक है, एक और इसमें डाउट आ सकता है आपका हो कि फिर ओल्ड रेशियो को लिख रहे हो, ओल्ड में भी एक्चुअल कितना था? तो वो तो 100% का है ना, समझ रहे हो? वो तो पूरे 1 का है। ये जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो जैसे ए की थी 2/6, तो ये तो पूरे 1 की है, तो ये एक्चुअल फिगर ही है। रेशियो लिख जरूर रखा बट ये एक्चुअल है, क्योंकि ये पूरे फर्म की है। बट गेन पूरे फर्म का नहीं है, गेन तो सिर्फ उस पार्टनर का है जो पार्टनर जा रहा है। समझ में आया? फिर भी अगर आपको ये बात मेरी नहीं समझ में आई तो प्लीज आप याद तो रख ही लेना कि न्यू रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो प्लस गेन। वहां पे भी यही था एडमिशन में, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, बस याद रख लेना अगर नहीं भी समझ में आया तो ए में क्या हुआ? 3/6 प्लस 6/24, वो एक फिगर आ जाएगी। सी में हुआ 1/6 प्लस 2/24, ये 6/24 आ गया। न्यू रेशियो निकल के आ गई 18:6 या 3:1। ठीक है, यहां पर एक नोट लिख रखा है, इन केस 1 ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो सब बराबर आती है। ठीक है, ये याद रखना होगा हमें, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में बहुत काम आएगा कि पहले केस में ओल्ड, न्यू, गेनिंग सब बराबर होती है। ठीक है, चलिए सॉरी सेकंड केस पे चलते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 4:3:2। सी डाइज and his share is taken by A and B in 2:1. Calculate new ratio. यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियरली बोला कि C जा रहा है और अपना शेयर जो है उसने पहले से ही बता रखा होगा A और B को कि किस में लेना, 2:1 में। अब इसमें गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन में ही दे दी। गेनिंग रेशियो क्या होती है? किस रेशियो में गेन किया? तो 2:1 में किया, वो तो क्वेश्चन ने बता दिया। हमें कैलकुलेट करनी है नई रेशियो। न्यू रेशियो निकालते वक्त वो गलती नहीं कि ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो कर दे ना, गेनिंग रेशियो नहीं, एक्चुअल गेन निकालो पहले कितना कितना किया। ठीक है, वो एक्चुअल गेन मैंने यहां पर निकाल रखा है। सी का शेयर था 2/9, ए और बी ले रहे हैं उसको 2:1 में, तो 2/9 इंटू 2/3, 2/9 इंटू 1/3, तो 4/27, 2/27, ये हो गया। न्यू रेशियो आ गया ओल्ड रेशियो प्लस गेन, ये करके फिगर आ गई न्यू रेशियो 16:11। आई बात समझ में? ये दूसरा केस होता है। तीसरा केस,
ए बी सी आर पार्टनर्स इन 2:2:1, ए डाइज, ए की डेथ हो जाती है, एंड न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी 3:2। थर्ड केस में ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है। जब दोनों रेशियो दे रखी है तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, सीधा सीधा गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वो कर यहां पर दिखा रखा है बी और सी का। गेनिंग रेशियो इसमें आ गई 1:1। समझ में आया? तो बहुत सिंपल होता है। कहने का मतलब रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें कौन सी रेशियो निकालनी पड़ती है? गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी, कई बार बता चुका हूं मैं, हर क्लास में बता रहा हूं, चाहे चेंज इन रेशियो, एडमिशन हो, या अब वाले चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। अगर बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है, सबसे पहला काम है उसको राइट ऑफ करने का, क्योंकि अब वो अलाउड नहीं है लिखना, बट फिर भी उन्होंने अगर गलती से लिख रखा है, आप उसे राइट ऑफ कीजिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आई बात समझ में? गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ। अब गुडविल की जो नई वैल्यू आई, वो गुडविल की वैल्यू आपने गुडविल चैप्टर से निकाली है, एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन से, वो गुडविल की वैल्यू निकालनी आपने सीखी है। अब जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल में कुछ शेयर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? वो जा रहा है, अब उसने इतनी मेहनत करी थी फर्म को यहां तक पहुंचाने में, अब उसका फायदा सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन मेहनत तो उस बेचारे की भी लगी है। तो इस वजह से, और बात वो नहीं आप कहोगे कि मेहनत लगी है तो कमा भी तो गया, लेकिन अब तो शेयर देके जा रहा है अपना, तो अब जिसको भी शेयर देके जा रहा है वो देगा गुडविल के पैसे, मतलब कंपनसेशन एक तरीके की शेयर देने की। इसका मतलब गुडविल कौन से पार्टनर देंगे? गेनिंग पार्टनर। ओल्ड मत बोलना, बिकॉज ऑल गेनिंग पार्टनर्स आर ओल्ड, बट ऑल ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट गेनिंग। रिटायरमेंट में जरूरी नहीं है सारे ओल्ड गेन कर रहे हो। अगर वो बता के गया भाई मेरा शेयर उसी को देना, बस एक अकेले को, तो फिर सारे कहां गेन कर रहे हैं? फिर तो वही पार्टनर गेन कर रहा है जिसको शेयर मिल रहा है। तो गुडविल के पैसे भी वो देगा, क्योंकि दूसरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उसके जाने का। वो कहेगा मेरा शेयर तो पहले भी उतना था, अब भी उतना ही है। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर जा रहा है, मतलब रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? गेनिंग पार्टनर लिखा है तो रेशियो भी कौन सी होगी? गेनिंग। नेक्स्ट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इनके ट्रीटमेंट मैंने आपको चेंज इन रेशियो में बहुत डिटेल में करवाए हैं। ठीक है, उसी को देख लेना, बिल्कुल सेम है, कोई रिवैल्यूएशन यहां बदला नहीं है, ना यहां पर कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट बदला है, तो प्लीज उसी को देख लेना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें, तब देखिए यह एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले एक काम करते हैं, और छोटी छोटी दो चीजें फिर वो पढ़ लेते, फिर एडजस्टमेंट पे चलेंगे। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट। जनरली ये डेथ में मिलता है। शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी, देखिए रिटायरमेंट तो फिर भी सर्टेन होती है, पता होता है कि कब रिटायर होगा। डेथ में हम लोग क्या करते हैं कि अब किसी की एकदम डेथ हो गई तो हम उसको जितने महीने उसने इस साल फर्म में काम किया उसका प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो आपको 10 महीने काम करके गया, बस जैसे अगर हमारा कैलेंडर ईयर है तो जनवरी से लेकर वो अक्टूबर तक फर्म में था और अक्टूबर एंड में उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई बंदा अगर 10 महीने हमारे यहाँ काम कर रहा है तो क्या वो हकदार नहीं है 10 महीने के प्रॉफिट का? बिल्कुल मिलने चाहिए। 10 क्या 2 महीने भी अगर काम किया तो उसका भी उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, बट दिक्कत क्या है, ये प्रॉफिट निकलते निकलते तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक उस अकेले के जाने की वजह से पहले बुक्स क्लोज करके बैठ जाए 10 महीने की। हमारी बुक्स तो साल भर की बनती है। ठीक है, ये बैलेंस शीट बनाना इतना आसान काम नहीं है, जैसे हम 11th में करते थे कि 15-20 मिनट में क्वेश्चन हो गया ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का और प्रॉफिट निकल के आ गया। बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कंपनी के केस में तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह का टाइम देती है 30 सितंबर तक, मार्च के बाद 30 सितंबर तक, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि फाइनलाइजेशन में टाइम लगता है।
बुक्स को क्लोज करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो इस वजह से जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो शेयर इन प्रॉफिट का हकदार है वो, लेकिन निकाले कैसे? बुक्स तो पहले क्लोज करके नहीं बैठ जाएंगे उसके लिए, तो उसके लिए किसी साल को बेस लिया जाएगा। दो तरीके हैं, एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल को बेस ले लेते हैं कि पिछले पूरे साल में प्रॉफिट इतना था, तो प्रोपोर्शनेटली 10 महीने का प्रॉफिट इस साल निकाल लो। ठीक है, 10 महीने का निकाल लिया, बट ये 10 महीने का जो आया ये पूरी फर्म का आया, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? अच्छा, बेस किस साल के प्रॉफिट को लेना है? पिछले को ही लेना है, उससे पिछले को लेना है, या पिछले 3 सालों के एवरेज को लेना है? वो सब क्वेश्चन आपको बताएगा कि वो प्रॉफिट का बेस ईयर किसको मान रहे हैं। कई बार हो सकता है बिल्कुल पिछले को ना माने, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से चीजें अलग थी, तो ना माने, उससे 2-3 साल पहले का प्रॉफिट उठाकर बेस ले। तो दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स अप टू डेथ अपॉन 12, इससे उतने महीने का आ गया, जैसे 10 महीने रहा तो 10/12 इनटू हिज शेयर। ये प्रॉफिट में अमाउंट आ जाएगा कि उसको कितना मिलना चाहिए। दूसरा तरीका होता है टर्नओवर बेसिस, मतलब सेल्स का, कि यूनिटरी मेथड लगाओ कि अगर पिछले साल 10 लाख की सेल करके 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, 10 लाख की सेल करके 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, और इस साल का एक काम करो, जब तक उसकी डेथ हुई है सेल्स बुक चेक कर लो। सेल्स बुक हम 11th में बनाते थे ना, तो वो कहेंगे हम अपनी सेल्स बुक चेक कर लेते हैं, अभी तक हमने 7 लाख का सामान बेचा था। तो अगर 10 लाख पर 1 लाख प्रॉफिट हुआ था, तो 7 लाख पर देखा जाए तो 70,000 प्रॉफिट आ रहा है। यूनिटरी मेथड है ना, तो वो वाला बेस ले लो। समझ में आई बात? कौन सा लेना है हमें वो भी क्वेश्चन ही बताएगा। भाई अगर सेल की वैल्यू ही नहीं गिवन तो टर्नओवर बेसिस लोगे कैसे? पिछले साल की सेल, इस साल की सेल, ये तो क्वेश्चन को देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो टर्नओवर बेसिस क्या कहता है? प्रॉफिट ऑफ बेस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ बेस ईयर, वही 1 लाख अपॉन 10 लाख इनटू सेल्स अप टू डेथ, जैसे 7 लाख, मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। ये आ जाएगा कि टर्नओवर बेसिस के हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए, जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए कि जब शेयर इन प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स को, तो कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है। नॉर्मली डेथ में तो मैं बताऊंगा ही, रिटायरमेंट डेथ में, लेकिन वैसे कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है, उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट प्रॉब्लम क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन बनता है P&L के बाद, P&L बनता है फाइनलाइजेशन के टाइम पे, तो वो बन नहीं सकता अभी बीच में, इसलिए बना देंगे P&L सस्पेंस। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तब जब रेशियो चेंज ना हो रही हो। ठीक है, अगर रेशियो चेंज ना हो रही हो तो ये, लेकिन अगर रेशियो चेंज हो रही है, रेशियो चेंज और ना चेंज का क्या मतलब? जैसे फर्स्ट केस में क्या था कि ABC 3 पार्टनर है, एक चला गया, बचे हुए पार्टनर्स वही ओल्ड वाला जो पहले था उसी में कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस लग रहा हो तो यही एंट्री है। कोई और केस लग रहा हो, जैसे एंट्री वो उनकी नई रेशियो बदल जाए क्योंकि उन्होंने गेन किसी और रेशियो में कर दिया, मतलब कहने का ये केस 2 एंड केस 3, सीधा सीधा बोलूं तो केस 1 लग रहा हो क्योंकि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बराबर है, या आप ऐसे समझ लो इजी वे में, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बराबर है तो ये एंट्री, बराबर नहीं है इसका मतलब उन्होंने कोई और रेशियो में गेन किया है, तो गेनिंग रेशियो में देंगे पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? वरना या तो P&L सस्पेंस आएगा या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों में से किसी में भी डेबिट करेंगे। देना तो डिसीज पार्टनर को ही है, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सेटलमेंट का क्या तरीका होता है ये समझिए। देखिए, इसमें लास्ट में टू बैलेंस CD तो लिख नहीं सकते हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडमिशन की तरह कि बस अब बैलेंस CD मतलब ये कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दी। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनमें से एक पार्टनर तो विदा हो रहा है, तो उसकी कैपिटल को खत्म करना होगा बुक्स में से। ही इज नो मोर अ पार्टनर, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, पार्टनर तो वो नहीं रहा ना। तो रिटायरमेंट के केस में क्या किया जाता है, सेटल करने का तरीका है
या तो उसको पैसे दे दो टू कैश या बैंक। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे लास्ट में टू बैलेंस सीडी की जगह क्या लिखोगे, टू कैश या बैंक, उस पार्टनर का बैलेंस। पेमेंट नहीं कर रहे तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। दो तरीके हैं, या तो पैसे दो, पैसे नहीं दे रहे तो लोन में ट्रांसफर कर दो, उसको लोन मानना शुरू कर दो। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप लोन मानना। तो ये मैंने यहां पर लिख रखा है, या तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश होगा वरना टू पार्टनर्स लोन होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या होगा, देखिए डेथ में ना उसको आप पैसे दे सकते ना उससे कुछ बात कर सकते, अब उसकी तो डेथ हो गई। तो ऐसे केस में हम एग्जीक्यूटर, मतलब ये एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको पैसा ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फिर बहुत उसके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं कि कैसे अब वो जेन्युइन बंदा देखेगा कि उसका कौन बेनिफिशियरी है। ये काम फर्म का तो नहीं है कि ये देखने लग जाए कि कौन किसको पैसे मिलने चाहिए, उसके बच्चों को मिलने चाहिए, उसकी वाइफ को मिलने चाहिए। कल को फर्म किसी को भी दे दे, बाद में दूसरा आदमी क्लेम कर ले आकर कि ये आपने उसको क्यों दे दिया, ये तो वो तो ये बोल के गए थे कि सारा पैसा उसके बाद मुझे मिलेगा। इन चीज़ों में फर्म तो नहीं पड़ेगी, तो फर्म तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दे दे कि वो देखता रहेगा किसको दे। ठीक है, तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर में डाल दो। अब एग्जीक्यूटर को या तो कैश में पे करो टू कैश बैंक, या फिर उसको भी नहीं दे रहे तो लोन मान लो टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये होता है सेटलमेंट का तरीका। अब इसमें एक चीज बच गई हमारी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करूं मैं तब 3 एडजस्टमेंट होती है रिटायरमेंट एंड डेथ में भी। जैसे एडमिशन में थी 3, वैसे यहां पर 3 है। बड़ी सिंपल एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कौन से पार्टनर्स के बीच में होगी, जो पार्टनर बच गए। तो पहले तो आप सेटलमेंट कर देना, जो पार्टनर जा रहा है। ए बी सी 3 थे, सी रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, खत्म। बचे कौन, ए और बी। अब बात करेंगे ए और बी में कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल पहली एडजस्टमेंट है, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू फिक्स देयर कैपिटल एट अ सर्टेन सम। आपको एक अमाउंट दे रखा होगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने कहा है कि हमारी कैपिटल को 2 लाख की कर दो। एक अमाउंट दे रखा होगा, 2 लाख 3 लाख, कुछ भी एक फिक्स फिगर दे देगा, इतने में कर दो उनकी कैपिटल। ठीक है, उसमें किस रेशियो में करेंगे, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल न्यू रेशियो में करनी है। एडमिशन में भी यही बताया था। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकाल लो। अब जैसे 2 लाख रुपए को हमें 3:2 में करना है, तो 2 लाख रुपए लिखे हमने, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। इसको 3:2 मतलब पहले वाले को मिलेंगे 3/5, दूसरे वाले को मिलेंगे 2/5। ये कितना हो गया अमाउंट, 1,20,000 और दूसरे वाले का हो गया 80,000 रुपए। इतनी कैपिटल होनी चाहिए, बट है कितनी वो अलग होगी बिल्कुल। अगर कम है तो पार्टनर लेके आएगा, ज्यादा है तो पार्टनर ले जाएगा। ठीक है, तो टू कैश या बाय कैश करके हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। हो सकता नहीं समझ में आ रहा हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। मैंने यहां पर स्टेप्स लिख रखे हैं कि किस तरीके से करते हैं। कई बार वो डिफरेंस कैश की जगह करंट में करने को कह देता है कि पैसा नहीं है पार्टनर पे, अभी करंट में डाल दो। किसी का कम है तो करंट में डेबिट क्रेडिट कर देंगे, कम या ज्यादा के केस में। समझ में आई बात? वरना अदरवाइज जनरली क्या होता है, पैसे कम है तो पार्टनर लेके आएगा, ज्यादा है तो वो कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी एडजस्टमेंट कहता है रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को नई रेशियो में करना चाह रहे हैं। पहली और दूसरी एडजस्टमेंट में क्या फर्क है? पहली एडजस्टमेंट में आपको एक अमाउंट फिक्स करके दे दिया था, यहां पर अमाउंट नहीं दिया, बस न्यू रेशियो में कर दो। बट किस अमाउंट को कर दें, तो वो क्या करेंगे हम, जो पार्टनर्स बच गए, एक की तो रिटायरमेंट हो गई सी की जैसे, तो ए और बी का क्रेडिट माइनस डेबिट करके बैलेंस सीडी निकाल लो रफ में, मतलब वर्किंग नोट में। ऐसे दूसरे पार्टनर का निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल ए का आया 1.5 लाख रुपए का, फिर बी का निकाल लो क्रेडिट माइनस डेबिट करके कितना आ रहा है, 50,000 आया फॉर एग्जांपल। तो
ए का आया 1.5 लाख, बी का आया 50,000, इसका टोटल कर दो 2 लाख, इसको न्यू रेशियो में बांट दो 3:2। आई बात समझ में? इस तरीके से चलेंगे हम रिटायरमेंट एंड डेथ की एडजस्टमेंट। पहले में अमाउंट दे रखा था, दूसरे में एक काम आपसे बढ़ गया आपका, पहले आपको दिस साइड माइनस दिस साइड, क्रेडिट माइनस डेबिट करके डिफरेंस निकालना है, एग्जैक्टली आ कितना रहा है, फिर उसको न्यू रेशियो में बांटना है। थर्ड एडजस्टमेंट क्या होती है? थर्ड एडजस्टमेंट और सेकंड एडजस्टमेंट बहुत हद तक सिमिलर है, बस एक चीज का फर्क है। थर्ड एडजस्टमेंट में कहता है जो पार्टनर जा रहा है, जिसकी रिटायरमेंट या डेथ हुई है, उसको पैसा देने के लिए भी रिमेनिंग पार्टनर्स ही लेके आएंगे, और न्यू रेशियो में तो एडजस्टमेंट कर ही दो कैपिटल की। मतलब जो एडजस्टमेंट नंबर 2 थी वो तो यहां पर फॉलो करो ही, इनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में तो आप कर ही दो, प्लस जो पार्टनर जा रहा है उसके लिए भी पैसा लेके आओ, एक काम बढ़ गया आपका। बट कोई पार्टनर अगर जा रहा है फर्म से, उसको पैसा दूसरे पार्टनर क्यों देंगे? उसकी अपनी कैपिटल का पैसा दूसरे पार्टनर क्यों देंगे? उनको क्यों नुकसान हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उसको पैसा दे रही, वो फर्म ये कह रही है, इंटेंशन समझो फर्म की, कि पैसा देने के लिए जो अमाउंट जाएगा वो अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स को बोल दो कि वो अपनी कैपिटल के रूप में ले आए, वो रहेगा उसका ही पैसा। बट इससे क्या होगा, जैसे अगर रिमेनिंग पार्टनर को बोला 1 लाख रुपए ले आओ, तो उसको 1 लाख रुपए दान करने के लिए नहीं बोल रहे कि उसको दान कर दो रिटायरिंग पार्टनर को, नहीं, आप 1 लाख अपनी कैपिटल में ले आओ। उससे क्या होगा, कैश टू कैपिटल, फर्म में कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल तो उसकी बढ़ी गई, फर्म में कैश बढ़ गया, अब ये कैश किसमें यूज हो जाएगा? उस पार्टनर को दे देंगे। मतलब बस फर्म में कैश क्रंच ना आए, पैसे की दिक्कत ना आए, इस वजह से ये चीज बोली गई कि आप लोग ले आओ पैसा। और उनको क्या दिक्कत होगी, एहसान नहीं कर रहे, वो अपनी कैपिटल ही तो बढ़ा रहे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा, अगली बार से कैपिटल बढ़ रही है उनकी, फर्म का फायदा फर्म उनकी भी है कि फर्म में कैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बस वो पैसा और लाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जैसे ए और सी का बैलेंस सीडी निकाला था हमने, ए और बी का दूसरी एडजस्टमेंट में, दिस साइड माइनस दिस साइड करके, ऐसे उसमें प्लस करेंगे नेसेसरी कैश कितना लेके आना है उसको देने के लिए जो पार्टनर जा रहा है, तीनों का टोटल कर दो, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर पैसा कम पड़ रहा है तो टू कैश, मतलब पैसा लेके आएंगे या पैसा लेके जाएंगे, टू कैश बाय कैश करके डिफरेंस में आ जाएगा। आई बात समझ में? ये होती है हमारी थर्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्योरेटिकली वैसे नहीं समझ में आती इतनी इजीली, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तब ज़्यादा ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो जाए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।